हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। करेक्ट आंसर है इसका जबलपुर। जबलपुर की जो स्थिति है वो है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन की है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर और वाराणसी की है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। तो कर्क रेखा के जो सबसे निकटस्थ है वो है जबलपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो सीमाएं जरूर पढ़ के जानी है आपको, कौन से राज्य की कौन से देश के साथ लगती हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा, नीचे पश्चिमी बंगाल लगता है और बगल में असम लगता है। तो 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और असम, इनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा अगर पूछी जाए तो वो असम की लगती है, 267 किलोमीटर। भूटान के साथ 267 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा असम की लगती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल की 183 किलोमीटर, सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान को स्पर्श करती है। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका दोनों, पश्चिमी बंगाल और असम, इन दोनों में काल वैसाखी हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। काल वैसाखी, बारदोली, छीड़ा या नार्वेस्टर भी कहते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख माह में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को काल वैसाखी कहा जाता है। ये जो काल वैसाखी है ये चाय, पटसन और चावल की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन आता है कि काल वैसाखी किस फसल के लिए लाभदायक होती है? आपके ऑप्शन में होगा चाय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चाय हो जाएगा। चाय, पटसन और चावल की फसल के लिए काल वैसाखी की जो हवाएं हैं पश्चिमी बंगाल और असम में ये चलती हैं, ये लाभदायक होती हैं। असम में जो ये तूफान है इनको बरदोली छीड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बरदोली छीड़ा किसे कहा जाता है? तो बरदोली छीड़ा काल वैसाखी हवाओं को ही कहा जाता है। असम और पश्चिमी बंगाल 2 राज्यों में ये चलती हैं। अगला हमको मैच करना है। ठीक है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, कानपुर को क्या कहा जाता है और मुंबई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर और मुंबई को कहा जाता है भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी। ठीक है, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सिंगल भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आ सकता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसको कहा जाता है? तो आपको करेक्ट आंसर करना है कोयम्बटूर को। अगला हिमालय से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो हिमालय से संबंधित पढ़ के जाना है आपको। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो ये गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। जो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही बात है। जो लघु हिमालय है उसकी जो परतदार चट्टानें हैं उसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात है? इनमें से जो नदियां हैं इनमें से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है? तो आपको पता ही होगा कोसी। हर साल न्यूज आती है कि कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है, उसमें बाढ़ आई है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, यानी कि बाढ़ के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन किताब से संबंधित क्वेश्चन और किस राजा का शरण था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। दरबारी कवि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि जयदेव। जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के टाइम पर थे, लक्ष्मण सेन के टाइम पर थे जयदेव। ठीक है, बिल्हण किसके टाइम पर थे? बिल्हण विक्रमादित्य चतुर्थ के टाइम पर थे। अमर सिंह किसके टाइम पर थे?
अमर सिंह चंद्रगुप्त के टाइम पर थे। और बागपति राजा थे यशोवर्मन के टाइम पर, ठीक है। तो याद रखने हैं, जयदेव कवि लक्ष्मण सेन के दरबार में, बिल्हण विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में, अमर सिंह चंद्रगुप्त के दरबार में और बागपति राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पॉलिटी से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, ठीक है। इनमें से जो BL मित्र थे उनके स्थान पर एन माधवराव आए थे और DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद TT कृष्णामाचारी इस समिति में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये 6 नाम जरूर याद रखने हैं आपको। भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य थे, कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान। ये जो BL मित्र थे इनके स्थान पर कौन आ गए थे? एन माधवराव, और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, उसके बाद आए थे TT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, TT कृष्णामाचारी और एन माधवराव। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस डेट को घर की चिड़िया और अन्य सामान्य पक्षियों की शहरी वातावरण में उनकी मौजूदगी, उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरों की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस एवं विश्व ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, टीबी दिवस पूछा जा सकता है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को, और विश्व थिएटर रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। तो मार्च के प्रमुख हो गए, कौन कौन से हो गए? 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को, विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर है इसका भाषाओं के साथ। जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं के साथ है। वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 में नई सम्मिलित की गई भाषाएं हैं बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 4 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार? 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। टोटल 22 भाषाएं हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिटेन। भारत का संविधान संसदीय प्रणाली के आधार पर बनाया गया है, जो ब्रिटेन की देन है। इस आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको गठन किया गया। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है। संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया। पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी नामित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व है, 2009 में बना था, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका कोची और तेजपुर। यहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोची और तेजपुर में, कोची में 3228 mm, अहमदाबाद में 800 mm, लुधियाना में 730 mm, तेजपुर में 1600 mm वर्षा होती है। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो करेक्ट आंसर है इसका हिंदू महासभा, ये शामिल नहीं थी। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी का 1 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। याद रखना है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73 सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य,
और साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य, ये संविधान निर्माण में शामिल थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। इसी को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कहा जाता है। अगला हमको किताबों के नाम मैच करने हैं। तो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की जो पुस्तक का नाम है वो है हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया की है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। मौलाना आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर है इसका सातवाहन वंश का। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि पहाड़ी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि प्रसिद्ध है। झूम कृषि का मतलब है पेड़ों और वनस्पतियों को जलाकर काटकर उनके स्थान पर कृषि करना। चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं के चैत्य खाली जगह शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे। तो करेक्ट आंसर है इसका बाकाटक। बाकाटक ब्राह्मण थे जिनका मूल स्थान बरार यानी कि विदर्भ था। बाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में की। बाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की। अजंता के 16वें, 17वें व 19वें गुहा चैत्यों का निर्माण बाकाटक युग में ही हुआ था। यानी कि गुफाओं में जो चित्र मिले हैं बौद्ध बगीचे व अजंता गुफाओं में, वो बाकाटक शासकों ने बनवाए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर है इसका दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह बताया कि निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशक शोषण के कारण ही है। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी दत्त वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था। दादाभाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया व ईस्ट गुफ्तूर नामक पुस्तक लिखी गई थी। दोबारा से देखते हैं कौन सी पुस्तक थी। दादाभाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट गुफ्तूर नामक पुस्तक लिखी गई थी। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादाभाई नौरोजी को। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट गुफ्तूर, ये दो पुस्तकें हैं इनकी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन भारत आए थे। चिश्ती संप्रदाय की नींव इन्होंने यहाँ पर रखी थी। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो जो गंगों की प्रथम राजधानी थी वो कोलर थी। ठीक है, गंगों की प्रथम राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलक्काडू हो गई। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया यकृत से संबंधित रोग है। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग यकृत के प्रभावित होने के कारण होता है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलीरुबिन फैल जाता है। मानव में पित्त का स्राव होता है। तो पित्त का स्राव यकृत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलती है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक है, यदि वो नाव में तट की तरफ चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा।
बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर इसका खुरदरी काली। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक है, एक अच्छे परावर्तक की भांति ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव, वाहनों की तेज आवाज़। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य कौन सा है? तो सोयाबीन, ये अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना हुआ है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक इंसुलेटर है, रोधक है। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका उपयोग कुचालक के रूप में करते हैं। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए केबल इंसुलेटर का ये कार्य करती है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है अपवर्तन। एक बंद ऊष्मागतिक प्रणाली वह है जिसमें द्रव्यमान का अंतरण नहीं होता है परंतु ऊर्जा का अंतरण होता है। ठीक है, एक जो बंद ऊष्मागतिक प्रणाली है उसमें द्रव्यमान नहीं चेंज होता है लेकिन ऊर्जा का अंतरण होता है। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी तेज चल रही है। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है। करेक्ट आंसर इसका जावादी पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला है वो है जावादी श्रृंखला। जावादी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है। ये लगभग 80 किलोमीटर और 32 किलोमीटर लंबी है। इस श्रेणी को पलार की सहायक नदियाँ चेय्यर और अगरम पूर्वी व पश्चिमी भागों में बांटती हैं। पहाड़ियों के दक्षिणी पूर्वी कगारों पर चंदन के जंगल पाए जाते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग माना जाता है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका जो दक्षिणी भाग माना जाता है उसको कोंकण तट, मालाबार तट नहीं, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, तो कोंकण तट कहाँ पर फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, कोंकण तट महाराष्ट्र से बंगलोर तक, कर्नाटक तक, दमन से गोवा तक भी ये फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग मतलब नीचे का भाग, ठीक है, पश्चिम में भी है और दक्षिण में, तो वो कौन सा है? गोवा से लेके और कुमारी तक, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक। तो वो जो भाग है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मालाबार तट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।